बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है जिसमें हम लेकर आए हैं आपका मुर्गियां हेतु गृह व्यवस्था। जी हाँ बच्चों, यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका 5 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपके 3 OT तथा 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों उसी आधार पर हमने ये पूरा वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपके लास्ट में OT रहेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़िए रहेगा जिससे आप पूरा चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ सकें। ठीक है बच्चों, और आपको पता है इसके बाद आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी हम 2-3 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करा देंगे। अच्छी प्रकार से आप पढ़ रहे होंगे, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बच्चों कोरोना काल है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं, कोशिश करें घर रहें और अपनी जो है पढ़ाई करते रहें। आपके एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। तो बच्चों सबसे पहले आदर्श कुक्कुटशाला के कोई 2 गुण लिखिए। कुक्कुटशाला, आदर्श कुक्कुटशाला, एक अच्छी कुक्कुटशाला के कौन से गुण? सबसे पहली बात तो है कि जो मुर्गीशाला है, कुक्कुटशाला है, वो धरातल से 2 फीट ऊंची होना चाहिए। कितनी फीट ऊंची होना चाहिए? 2 फीट ऊंची होना चाहिए। पहले तो ये विशेषता होना चाहिए। दूसरा है कि जो कुक्कुटशाला है या मुर्गीशाला है वो वायु के आवागमन के लिए वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, मतलब उसमें खिड़कियाँ होना चाहिए, आसपास का खुला स्थान होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है जिससे जो वायु का संचार है, वायु का आवागमन है, वहाँ पर वो अच्छी प्रकार से हो सके। तीसरा है बच्चों, कुक्कुटशाला में सभी आवश्यक उपकरण होना चाहिए। जी हाँ, मुर्गियों के लिए सभी आवश्यक उपकरण होना चाहिए जिससे उनके आने वाली जो परेशानी है, बाधा है, उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो आदर्श कुक्कुटशाला के लिए कोई 2 गुण मैंने आपको अच्छी प्रकार से 3 भी बता दिए, कोई समस्या आपको इनमें नहीं आई होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका बच्चों, मुर्गीशाला में कृत्रिम रोशनी के लाभ लिखिए। जी हाँ, कि अगर हम उसमें जो कुक्कुटशाला या मुर्गीशाला है उसमें जो बल्ब लगाते हैं या कोई CFL लगाया जाता है, जो भी आपका कृत्रिम रोशनी पहुंचाई जाती है, उसका क्या लाभ होता है, मुर्गियों को क्या उसका महत्व है, समझिए इसको। नंबर 1, जनन अंग उत्तेजित हो जाते हैं। मेन जो बात है वो यही है जिससे अंडे अधिक देती हैं मुर्गियाँ। पहला कारण ये है कि यदि हम जो मुर्गीशाला है उसमें कृत्रिम रोशनी लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जनन अंग उत्तेजित हो जाते हैं जिससे उनको अंडे अधिक देते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी है कि धूप की कमी दूर हो जाती है, धूप की उनको ज़रूरत नहीं है। फिर यदि हमने कृत्रिम रोशनी वहाँ पर लगा दी ना तो धूप की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा है बच्चों, मुर्गियों की पाचन क्रिया भी ठीक से चलती है। ये भी याद रखना कि मुर्गियों की यदि कृत्रिम रोशनी लगाने से क्या होता है, मुर्गियों की जो पाचन क्रिया है वो भी ठीक से चलती रहती है। ठीक है, तो ये मुर्गीशाला में कृत्रिम रोशनी लगाने से लाभ होते हैं, कृत्रिम रोशनी से लाभ होते हैं, इनका ये महत्व। ठीक है, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे। पिंजरा प्रणाली किसे कहते हैं? बच्चों ये मुर्गियों को रहने की एक मुर्गीशाला का एक सिस्टम है, पिंजरा प्रणाली, पिंजरा सिस्टम। इसमें क्या होता है, मुर्गियों को पिंजरे में पालने के तरीके को ही पिंजरा प्रणाली कहते हैं। सिंपल सी बात है, मुर्गियों को यदि हम पिंजरे में पालते हैं तो उस तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिंजरा प्रणाली उसको कहा जाता है। अच्छा, इस पिंजरा प्रणाली के लाभ क्या होते हैं? पिंजरा प्रणाली के लाभ क्या है? सब नंबर 1 है कि कम जगह में अधिक से अधिक मुर्गियां पाली जा सकती हैं। पहला लाभ तो ये है कि जगह कम होते हुए भी अधिक से अधिक वहाँ पर मुर्गी पाल सकते हैं पिंजरा में रख करके। दूसरा है बच्चों, अंडा गंदा होने व फूटने का डर नहीं रहता है इसमें। दूसरा ये है कि यदि पिंजरा में मुर्गी अंडा देती है तो उसको अंडे फूटने का और अंडे गंदे होने का डर नहीं रहता है। तीसरा है बच्चों कि मुर्गियों से कोमल मांस भी प्राप्त होता है। अगर पिंजरा प्रणाली में मुर्गियों को पालन किया जा रहा है, कुक्कुट पालन कर रहे हैं पिंजरा प्रणाली से, तो उसमें मुर्गियों से जो मांस प्राप्त होता है वो कैसा मांस प्राप्त होता है? मुलायम मांस प्राप्त होता है, कोमल मांस प्राप्ति होती है। तो ये पिंजरा प्रणाली के क्या होते हैं? लाभ होते हैं। ठीक है
बच्चों बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है मुर्गीशाला के लिए स्थान का चयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, या मुर्गीशाला के लिए स्थान का चयन करते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो निम्न सावधानी नंबर 1, मुर्गीशाला में पानी व बिजली की क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। पहली सावधानी ये रखनी है कि मुर्गीशाला में पानी व बिजली की व्यवस्था हो। दूसरी हमको जो सावधानी रखनी है वो ये रखना है कि जो मुर्गीशाला है वो बस्ती के ना तो पास और ना ही दूर होना चाहिए, क्योंकि यदि पास में होगी तो एक समस्या आती है, मुर्गियों में बीमारी फैलने का डर रहता है। मुर्गियों में कोई बीमारी है तो उसमें जो आसपास लोग रहते हैं वहाँ भी बीमारी फैलने का डर रहता है। और ना ही दूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर है, आने जाने में समस्या है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मुर्गीशाला बस्ती के ना तो पास और ना ही दूर होना चाहिए। नेक्स्ट है विपणन के लिए बाजार ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मुर्गियों को बेचने के लिए विपणन व्यवस्था जो भी है वो व्यवस्था होना चाहिए। और बाज़ार ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर हो, इससे कोई समस्या है तो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो मुर्गीशाला के लिए स्थान का चयन करते समय इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है। पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए वहाँ पर, है ना, मुर्गियों के लिए। तो ये सब व्यवस्थाएं हमको पहले देख लेना चाहिए, ये हमको सावधानी रखना चाहिए मुर्गीशाला बनाने से पहले। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग डीप लिटर प्रणाली क्या है। डीप लिटर प्रणाली जिस प्रकार से हमने पिंजरा प्रणाली पढ़ा ना, उसी प्रकार मुर्गियों को रहने की एक प्रणाली होती है। सबसे पहले इस पद्धति में गहरी बिछावन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो पद्धति होती है डीप लिटर प्रणाली, इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम इसका गहरी बिछावन पद्धति है। तो गहरी बिछावन पद्धति में इसमें होता क्या है कि यहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर नीचे जो फर्श रहता है ना उस पर मोटा बिछावन किया जाता है। और बिछावन के लिए जैसे लकड़ी का बुरादा है, घास फूस है, भूसा है, ये सब चीज़ें नीचे डाली जाती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डीप लिटर प्रणाली कहते हैं। इस बिछावन की जो मोटाई रखी जाती है वो लगभग 9 इंच रखते हैं। इस बिछावन की जो मोटाई रखते हैं वो कितनी, लगभग 9 इंच रखी जाती है। ठीक है, तो डीप लिटर या गहरी बिछावन पद्धति क्या है मुर्गियों की आपके रहने की, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। इस डीप लिटर प्रणाली के क्या लाभ होते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। डीप लिटर प्रणाली के लाभ लिखिए, क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि परजीवियों की समस्या नहीं होती। मुर्गियों में जूं, किलनी, पिस्सू जो भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो इस डीप लिटर प्रणाली में इनकी एक समस्या नहीं रहती है। ठीक है, दूसरा ये है कि इससे अच्छी प्रकार की खाद भी प्राप्त हो जाती है, खाद तैयार हो जाती है। क्यों, क्योंकि मुर्गियाँ जो बीट करती हैं वो उस बिछावन में मिल जाता है, और जो हम खाद का उपयोग करेंगे तो बिछावन सहित हम खेत में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो अच्छी प्रकार की एक खाद तैयार हो जाती है। तीसरा है मुर्गियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, अच्छा बना रहता है। सही बात है, इस गहरी बिछावन पद्धति में या डीप लिटर प्रणाली में क्या होता है, मुर्गियों का जो स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ रहती है मुर्गियाँ, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका एक अच्छे फीडर की विशेषता। अच्छे फीडर की विशेषता देख लीजिए आप लोग। फीडर का मतलब क्या होता है, जो जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन रखा जाता है उसे फीडर कहते हैं। आहार अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होता है, एक अच्छे फीडर होता है। तो मुर्गियों के पैर आहार फीडर में नहीं जाना चाहिए, और बर्तन की सफाई आसानी से की जा सके। एक अच्छा फीडर वह होता है जिसकी सफाई आसानी से किया जा सके, मुर्गियों के वहाँ पर पैर ना पहुँचे, और आहार जो भी इसमें दिया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट ना हो। ठीक है, तो अच्छे फीडर की क्या विशेषताएं होती है, उम्मीद करता हूँ सभी ने अच्छी प्रकार से समझा होगा। अच्छा, ये 8 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें OT भी पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो इस चैप्टर से जो OT पूछे जा रहे हैं वो भी मैं इसमें वीडियो में लेकर आया हूँ, देखिए आप OT को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों, एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि के धरातल से कितने फीट ऊंची होनी चाहिए, 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक आदर्श मुर्गीशाला की भूमि के धरातल से 2 फीट ऊंची होना चाहिए। कितनी फीट ऊंची होना चाहिए, 2 फीट। ठीक है ना, चलिए। मुर्गी घर का जो टेम्परेचर है विशेष याद रखना, कई बार पूछा गया है। मुर्गी घर का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होना चाहिए। डीप लिटर प्रणाली किससे संबंधित है, सब लोग जानते हैं। डीप लिटर प्रणाली, इसको गहरी बिछावन पद्धति कहते हैं, यह मुर्गियों से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात करें भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि जो है वो कौन सी है, गहरी बिछावन पद्धति या डीप लिटर प्रणाली। ये मुर्गी पालन की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है।
एक मुर्गे के साथ सामान्यतः 8 से 10 मुर्गी रखी जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मुर्गे के साथ कितनी मुर्गी रख सकते हैं, तो 8 से 10 मुर्गी हम उसके साथ रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका, मुर्गीशाला में खिड़की पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। याद रखना है, क्योंकि इससे जो प्रकाश है वो आसानी से आ सके, उसमें अगर कृत्रिम रोशनी नहीं लगाई जा रही है तो ध्यान रखें मुर्गीशाला में खिड़की कहाँ पर होना चाहिए, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। आपको पता है कि मुर्गी के मुंह में दांत नहीं होते। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुर्गी के मुंह में दांत नहीं होते फिर कैसे खाती है दाना। बच्चों मुर्गियों में गिजार्ड पाया जाता है। गिजार्ड का काम होता है भोजन को पीसना। मुर्गियाँ जितना भी भोजन करती हैं उसको गिजार्ड के द्वारा पीसा जाता है। गिजार्ड मुर्गियों का एक पार्ट होता है जिसमें आपके कठोर मांसल भाग होता है, जिसमें जैसे ही दाना पहुंचता है वो पिस जाता है और फिर जाकर के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो मुर्गी के मुंह में दांत नहीं होते, विशेष आपको याद रखना है। मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी के लिए कम से कम 1 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। कितना स्थान होना चाहिए, मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी के लिए कम से कम 1 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। पिंजरा प्रणाली पद्धति मुर्गी पालन से संबंधित है। याद रखें, पिंजरा प्रणाली और गहरी बिछावन पद्धति दो ही आपकी पद्धतियां हैं, दोनों मुर्गी पालन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। सूर्य से प्रकाश की कमी के कारण मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण मुर्गियों में किसी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, याद रखिएगा। किसी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। आपको पता है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ध्यान रखें। और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं मुर्गियों की। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखना। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती अतः मुर्गियों में पसीना नहीं आता, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मुर्गी फार्म की छत छप्पर पक्की खपरेल होती है। ध्यान रखें, मुर्गियों की फार्म की जो छत होती है छप्पर हो सकती है या पक्की खपरेल भी होती है, ठीक है। भारी नस्ल की मुर्गियों के लिए 65 × 20 फीट का घर होना चाहिए। जो मुर्गीशाला है, अगर 100 वजन वाली अच्छी भारी नस्ल वाली मुर्गियाँ हैं 100, तो उनके लिए 65 × 20 फीट का क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। मुर्गी घर सदैव दक्षिण दिशा में बनाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी याद रखें, मुर्गी घर कहाँ पर, दक्षिण दिशा में हम लोग बना सकते हैं। गहरी बिछावन पद्धति से कीमती खाद प्राप्त होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी बिछावन नीचे डाला जाता है, मुर्गियाँ बीट करती हैं, फिर उसका हम लोग खाद का उपयोग खेतों में करते हैं, तो कीमती खाद जो है उससे प्राप्त होती है। मुर्गियों के खाने के पात्र को फीडर कहते हैं। अभी बता रहा था मैं आपको, फीडर, अच्छे फीडर के गुण बता रहा था आपको, अच्छी फीडर की विशेषताएं बता रहा था क्या होना चाहिए। तो मुर्गियों के खाने का जो पात्र होता है ना, जो बर्तन होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। मुर्गीशाला का फर्श कैसा होना चाहिए, मुर्गीशाला का फर्श पक्का होना चाहिए। याद रखें, मुर्गीशाला का फर्श कैसा होना चाहिए बच्चों, मुर्गीशाला का फर्श पक्का होना चाहिए। मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। सब लोग जानते हैं मुर्गी कितने दिन में अंडा देना प्रारंभ कर देती है, जब वो 6 मंथ की हो जाती है तो वह अंडा देना प्रारंभ कर देती है। और अंडे से चूजा कितने दिन में निकलता है, आपको पता है 21 दिन में आपका बाहर आ जाता है। नेक्स्ट छात्रों, आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है। सब जानते होंगे इस क्वेश्चन को तो, कि आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। असील मुर्गी, असील मुर्गी एक लड़ाकू नस्ल है। बच्चों यह नस्ल लड़ाकू है, मनोरंजन के लिए पाली जाती है। इसके लिए दो मुर्गों को आपस में जो है इनाम रखा जाता है, लड़ाया जाता है, जो जीतता है ना उसे इनाम दिया जाता है। इस प्रकार की असील मुर्गी होती है। एक मुर्गी के बारे में और बताता हूँ, कड़कनाथ मुर्गी। बच्चों ये कड़कनाथ मुर्गी झाबुआ जिले में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के। और इसका जो मांस होता है ना, इसका मांस काला होता है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग। ये बहुत ही इसका मांस होता है, बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है और लोग इसको सबसे ज़्यादा पालते हैं झाबुआ जिले में। पिंजरा प्रणाली में मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि पिंजरा प्रणाली में क्या होता है, प्रकाश की नहीं आ पाता। जब प्रकाश नहीं आ पाता तो मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गियों की जो हड्डी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। स्वास्थ्य की दृष्टि से डीप लिटर प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है। जी हाँ बच्चों, सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से डीप लिटर प्रणाली या गहरी बिछावन पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके 20-22 क्वेश्चन थे जो कि ओटी आपका इनसे पूछा जाना है। ध्यान रखें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इनको याद रखना होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।